देखिए हमारा चैप्टर है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जरा इस चैप्टर का के बारे में अपन समझते हैं। देखो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये कौन है? ये एक पर्सन है, मिस्टर ए। और ये पर्सन जो मिस्टर ए हैं, ये जयपुर में अपना बिजनेस करते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। अब मिस्टर ए को क्या लग रहा है कि यार क्यों ना अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए। ठीक है, मैं जयपुर के साथ साथ दिल्ली के मार्केट को भी कवर करना चाहता हूं। ये सोच है मिस्टर ए की। तो मिस्टर ए के पास एक ऑल्टरनेटिव तो क्या है, बहुत ध्यान से सुनोगे, कि वो दिल्ली में अपनी एक ब्रांच ओपन कर दे। ठीक है, मिस्टर ए जो हैं, जो कि जयपुर में अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि यार मैं अपने बिजनेस को क्या कर दूं, एनलार्ज, बढ़ा दूं, एक्सपेंड कर दूं और अब दिल्ली में भी अपना माल बेच पाऊं। तो उनके पास एक ऑल्टरनेटिव है कि वो दिल्ली में अपना एक ब्रांच ऑफिस डाल दें और उस ब्रांच ऑफिस के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को बेचें। लेकिन जानते हो, जब मिस्टर ए ब्रांच ओपन करेंगे तो इन्हें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक ब्रांच बनाने के लिए आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एक प्लेस ऑफ वर्किंग चाहिए, फिर वहां पर आपको स्टाफ रखना पड़ेगा, फिर वहां पर आपको अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। तो मिस्टर ए को ये लग रहा है यार इतना बड़ा बिजनेस तो मैं कर ही नहीं रहा हूं कि मैं ब्रांच के खर्चों को भी क्या कर पाऊं, बियर कर पाऊं। अब मिस्टर ए सोच रहे हैं कि यार अब क्या करूं, ब्रांच खोलूंगा तो ब्रांच को मेंटेन करने के बहुत सारे खर्चे मुझे करने पड़ेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं इतने बड़े लेवल पर बिजनेस नहीं कर रहा हूं कि मैं एक नई ब्रांच ओपन करूं और उस नई ब्रांच के आधार पर मैं अपना बिजनेस करूं। तो अब मिस्टर ए ने क्या किया, थोड़ा और सोच विचार किया और इन्हें दिल्ली में एक पर्सन मिला, मिस्टर पी। इन्हें दिल्ली में एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था मिस्टर पी। ठीक है, सुनना, ये जो मिस्टर पी हैं, इन्होंने मिस्टर ए को बोला कि एक काम करो, आप अपना ब्रांच ऑफिस नहीं खोलना चाहते क्योंकि आपका जो काम है वो इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे हो। तो एक काम करो, आप अपना जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हो वो प्रोडक्ट मेरे पास भेज देना, यानी यहां से वो प्रोडक्ट यहां भिजवा दिया जाएगा। मिस्टर पी उसे अपने पास रखेगा और कोशिश करेगा कि वो मिस्टर ए का माल आगे क्लाइंट्स को बेचे। सेल टू कस्टमर, यानी मिस्टर ए जो हैं वो मिस्टर पी को माल भेजेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेल टू द थर्ड पार्टी। फिर मिस्टर पी जो है वो मिस्टर ए के बिहाफ पे माल आगे कस्टमर्स को क्या कर देगा, बेच देगा। तो मिस्टर ए और मिस्टर पी के बीच में एक एग्रीमेंट बनवा दिया जाएगा, जिस एग्रीमेंट में क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना, कि ये जो मिस्टर ए हैं ये अपना गुड्स किसके पास भेजेंगे, पी के पास भेजेंगे एट इट्स ओन रिस्क। रिस्क सारी पी की है और जो ये दूसरा पर्सन है पी, ये केवल मिस्टर ए के बिहाफ पर इस माल को क्या करेगा, आगे बेचे। तो ये जो ट्रांजैक्शन ए और पी के बीच में हो रहा है, इसी ट्रांजैक्शन को बोला जाता है कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन। यानी बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में एक एजेंसी रिलेशनशिप बन जाता है। मिस्टर ए प्रिंसिपल या ओनर ऑफ द गुड्स हैं
और मिस्टर पी जो है वो उस गुड्स के लिए केवल मिस्टर पी के लिए एजेंट के तौर पर काम करेगा, और इनके बीच के रिलेशन को हम बोलेंगे एजेंसी रिलेशनशिप। तो बेसिकली कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है, बात को समझना। देखिए, कंसाइनमेंट का मतलब होता है मिस्टर ए जब पी को माल भेजता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, तो ये यहां से यहां पर गुड्स का जो ट्रांसफर हुआ इसे बोला जाता है कंसाइनमेंट। यानी कंसाइन का बेसिक मतलब होता है भेजना। ए पी को जो गुड्स सेंड कर रहा है उसे क्या बोला जाता है, कंसाइन बोला जाता है। तो देखो मैंने अब क्या लिखा, जरा उस मीनिंग को समझना। कंसाइन का मतलब होता है भेजना। अगर मैं कंसाइन की बात कर रहा हूं तो ये टर्म ही क्या बताती है कि आपने कुछ भेजा है। अब क्या, तो देखो ये क्या बोल रहा है, consignment relates to a specific situation where one person called consigner send goods to another person called consignee for the purpose of sale on behalf of the consigner as well as at the risk of the consigner। बात समझ आई? यानी बहुत ध्यान से सुनना, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो पार्टीज होंगी, एक जो माल को भेजेगा और दूसरा जो उस भेजे गए माल को आगे क्या करेगा, सेल करेगा। तो जो पर्सन माल को भेजेगा उसका तो नाम क्या रखा गया, कंसाइनर। इसे तो बोला गया कंसाइनर और इसे बोला गया कंसाइनी। तो बात समझ में आ रही है? तो देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि कंसाइनमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक पर्सन जिसे कि हम कंसाइनर बोल रहे हैं वो दूसरे पर्सन यानी कंसाइनी को बेचे जाने के पर्पज से गुड्स देगा, लेकिन वो जो सेल होगी वो इसके बिहाफ पे ही होगी एज वेल एज इसकी रिस्क पे ही होगी। ये केवल जो मिस्टर पी है वो एजेंट के रूप में काम करेगा। देखो, द रिलेशन बिटवीन दीज टू पर्संस आर नोन एज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। इसी को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बोला जाता है। और एजेंसी रिलेशनशिप होने की वजह से गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। आप गुड्स का पोजीशन तो इसको दे देते हो, लेकिन गुड्स की ओनरशिप अभी भी किसके पास है, मिस्टर ए के पास है। तो मिस्टर पी क्यों ये काम करेगा, तो जानते हो मिस्टर पी को इस काम को करने का क्या देते हो, आप कमीशन देते हो। आप मिस्टर पी को बोलते हो कि भैया तू मेरा जितना माल बेचेगा मैं तुझे 5% कमीशन दे दूंगा। तो पी को भी फायदा हो गया। पी जितना एफर्ट लगाकर माल को बेचेगा तो पी को क्या मिलता जाएगा, कमीशन मिलता जाएगा। ए को क्या फायदा हो गया, केवल कमीशन के बेसिस पर इसके बाकी सारे खर्चे बच गए। तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ये तरीका जो है वो अपनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। बताइए मीनिंग क्लियर है बिल्कुल सबको? यानी कंसाइनमेंट केवल और केवल एक प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप का ट्रांजैक्शन है। जो ओनर है वो माल बेचने के पर्पस से इसको भेजेगा एजेंट के पास, एजेंट उसे आगे बेचेगा और अपना कमीशन रिसीव कर लेगा। आइएगा अब कुछ टर्म्स जो अभी हमने बात की। देखो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इस चैप्टर का जो मीनिंग है कंसाइनमेंट, तो देखिए वही बात है, द ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन पार्टी कॉल्ड कंसाइनर टू अनदर पार्टी कॉल्ड कंसाइनी टू बी सोल्ड बाय द लेटर, लेटर मतलब कंसाइनी के द्वारा, ऑन बिहाफ ऑफ द फॉर्मर यानी कंसाइनर के बिहाफ पर बेचता है। ownership of the goods is retained by the consignor while the possession of the goods is transferred to the consignee। ओनरशिप तो ए के पास ही रहेगी, लेकिन गुड्स का पोजीशन किसके पास चला जाएगा, पी के पास। ए और पी लेटर मतलब बाद वाला व्यक्ति यानी कंसाइनी, फॉर्मर मतलब पहले वाला व्यक्ति यानी कंसाइनर।
यानी कंसाइनी द्वारा सोल्ड किया जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर। ठीक है, मैंने क्या लिखा, पहला पर्सन कौन लिखा, कंसाइनर, और दूसरी पार्टी मैंने कौन लिखी, कंसाइनी। एक ठीक है, तो फॉर्मर और लेटर कौन हुआ, लेटर तो कंसाइनी और फॉर्मर हुआ कंसाइनर। ठीक है, द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज रिटेन्ड बाय द कंसाइनर while the possession of the goods is transferred to consignee। ठीक है, अब सुनना, ए ने माल पी को भेजा, तो मुझे ये बताओ माल गया किसके पास से, ए के पास से। तो ए के पास से जो माल गया, तो इसके लिए तो एक टर्म यूज करते हैं, इसे बोला जाता है आउटवर्ड कंसाइनमेंट। आउटवर्ड का मतलब बाहर जाना, कंसाइनमेंट पर। और पी के पास ये माल आया, तो इसके लिए यही चीज क्या कहलाएगी, इनवर्ड कंसाइनमेंट कहलाएगा। तो देखिएगा, कंसाइनमेंट की डेफिनेशन समझ आनी चाहिए, और कंसाइनर के लिए उस कंसाइनमेंट के एग्रीमेंट को आउटवर्ड कंसाइनमेंट एग्रीमेंट बोला जाता है, और कंसाइनी के व्यू पॉइंट से इसे क्या बोला जाता है, इनवर्ड कंसाइनमेंट एग्रीमेंट बोला जाता है। कंसाइनर, द पार्टी हु सेंड द गुड्स टू द एजेंट फॉर द सेल। जो पार्टी माल को बेचे जाने के पर्पस से किसी दूसरे पर्सन को या एजेंट को देती है, उस पर्सन को हम बोलते हैं कंसाइनर। और द पार्टी टू हुम द गुड्स आर सेंट, और वो पार्टी जिसे गुड्स भेजा जा रहा है बेचने के लिए, उस पार्टी को हम क्या बोलते हैं, कंसाइनी। तो तीनों डेफिनेशन क्लियर है, कंसाइनमेंट का मीनिंग, कंसाइनर का मीनिंग और कंसाइनी का मीनिंग। मैं आपको ये शेयर कर दूंगा ताकि आप नोट्स को तो राइट डाउन कर लेना, ताकि डेफिनेशन लिखवाने का टाइम बच जाएगा मेरा सारा। आइएगा, अब बात आती है कमीशन। मैंने आपको क्या बोला, पी ये काम क्यों करता है, क्योंकि पी को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। भाई आप किसी भी पर्सन के लिए काम कर रहे हो, तो बदले में आपको भी कुछ रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो देखो ये क्या बोल रहा है, कमीशन इज द रेम्यूनरेशन पेड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू द फॉर्मर। फॉर्मर मतलब, फॉर्मर में मैंने नाम लिखा है कंसाइनर का, और लेटर वाला पर्सन ये हो गया। ठीक है, तो कमीशन वो है जो कंसाइनर कंसाइनी को पे करेगा, किसके लिए, ताकि वो कंसाइनर के लिए उस माल को क्या करे, आगे बेचे। तो ये जो कंसाइनी है, ये अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल, उसके बदले में उसे जो कमीशन मिलेगा, जो रेम्यूनरेशन मिलेगा, उसे हम कमीशन बोलते हैं। 3 types of commission can be provided by the consignor to the consignee as per the agreement। आइए, अब ये बात आती है कि जो कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को देता है, वो किस नाम से जाना जाता है। तो कंसाइनमेंट एग्रीमेंट में 3 तरह के कमीशन दिए जाते हैं, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन। अब ये क्या होते हैं, जरा इनको अपने को समझना है। देखो सुनना, ऑर्डिनरी कमीशन तो मतलब हो गया जो नॉर्मल कमीशन आप काम करने के लिए दे रहे हो। देखो ये क्या बोल रहा है, द टर्म कमीशन सिंपली डिनोट्स ऑर्डिनरी कमीशन। इट इज बेस्ड ऑन द फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस सेल प्रोसीड्स मेड बाय द कंसाइनी। आओ, मान लो ए ने पी को माल भेजा, अब पी उसको आगे बेचेगा, सेल करेगा। तो आपने पी को बोला कि भैया तू जितनी सेल करेगा उस पर तुझे 7% कमीशन मिलेगा। इसे बोला जाएगा ऑर्डिनरी कमीशन। यानी ड्यू टू द एग्रीमेंट एक फिक्स्ड परसेंटेज डिसाइड कर दिया जाएगा, किसके ऊपर, ग्रॉस सेल्स के ऊपर, कि आप जैसे ही ग्रॉस सेल करोगे
आपको एक अमाउंट दे दिया जाएगा एज अ परसेंटेज बेसिस, उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। इट इज गिवन बाय द कंसाइनर रिगार्डलेस ऑफ whether the consignee is making credit sale or not। अब ये जो ऑर्डिनरी कमीशन होता है ये टोटल सेल्स पर दिया जाता है। टोटल सेल्स का मतलब होता है चाहे कंसाइनी ने कैश सेल की हो, चाहे कंसाइनी ने क्रेडिट सेल की हो, आपने जो टोटल ग्रॉस वैल्यू का माल बेचा है उस पर आपको जो कमीशन मिलेगा उस कमीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी कमीशन बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ कमीशन डज नॉट गिव एनी प्रोटेक्शन टू द कंसाइनर फ्रॉम द बैड डेट्स एंड इट इज प्रोवाइडेड ऑन टोटल सेल। जानते हो एक समस्या आने लग जाती है। देखो क्या होता है, पी को सेल पर कमीशन मिलना है। अब ये सेल दो तरह से कर सकता है, कैश और क्रेडिट। अब समस्या क्या है, मुझे बताओ गुड्स का ओनर कौन है, ए है या पी है? ए। अब अगर कल को मान लो पी ने उधार माल बेच दिया, तो उधार माल बेचते ही बैड डेट्स की रिस्क आने लग गई कि नहीं आने लग गई? ये रिस्क किसके ऊपर होती है, ओनर के ऊपर। ये समस्या आती है। जैसे ही आप कंसाइनी को ये बोलते हो ना कि भैया तू तो माल बेच, वेदर कैश और वेदर क्रेडिट, जैसे ही क्रेडिट शब्द आ गया ना तो ए के दिमाग में एक रिस्क अराइज होने लग गई कि भैया अगर कंसाइनी ने उधार माल बेच दिया तो मुझे उसको कमीशन तो पूरा देना पड़ेगा, और बाद में अगर कल को कोई बैड डेट्स हो गया तो वो नुकसान तो मुझे हो जाएगा, तो मुझे तो डबल नुकसान हो गया। एक तो जो माल बिका उस पर मैंने कमीशन दिया और उसके रेस्पेक्ट में मुझे रिकवरी भी नहीं हुई, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डिनरी कमीशन का मतलब है ग्रॉस वैल्यू ऑफ सेल्स पर दिया जाने वाला कमीशन, टोटल सेल्स पर दिया जाता है। तो अब एक समस्या आ गई इस बैड डेट्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जानते हो पी क्या करेगा, इसको कमीशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, ये तुरंत माल बेचना चाहेगा। और आपको ये चीज पता है कैश में माल बेचने में समय लगता है, लेकिन अगर आप क्रेडिट पीरियड किसी को दे देते हो ना तो सेल जल्दी हो जाती है। तो पी क्या साथ चाहेगा जानते हो, फटाफट से माल बिक जाए ताकि उसको उसका कमीशन मिल जाए। लेकिन जितना ज्यादा वो क्रेडिट पर माल बेचता जाएगा एक ही रिस्क बढ़ती जाएगी। अब ए क्या करे, तो ए एक नया तरह का कमीशन, ध्यान से सुनना, ऑर्डिनरी के अलावा पी को ऑफर करेगा। अब सुनो ध्यान से, ए पी को क्या बोलता है, सुनना। देख भाई, मैं तुझे कुछ एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा क्रेडिट सेल्स के ऊपर, क्योंकि रिस्क केवल क्रेडिट सेल के ऊपर है। बहुत ध्यान से सुनना, क्रेडिट सेल तू जो करेगा मैं तुझे उस पर 5% दे दूंगा। लेकिन एक बात है, ये 5% कमीशन मैं तुझे इसलिए दे रहा हूं ताकि तू बैड डेट्स की रिस्क उठाएगा। यानी कल को अगर कोई बैड डेट्स हुआ तो वो बैड डेट्स अब मेरा नुकसान नहीं होगा, वो नुकसान तेरा होगा। ये कमीशन कहलाता है डेल क्रेडर कमीशन। ये कमीशन क्या कहलाता है, डेल क्रेडर कमीशन। जानते हो, कैश सेल्स पे अलग अलग एक अलग कमीशन देंगे, मतलब अलग परसेंटेज का। रुको 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 रुको, ऑर्डिनरी कमीशन टोटल सेल्स पर दिया जा रहा है, वेदर कैश और वेदर क्रेडिट। टोटल वर्ड लिखा है मैंने, टोटल समझ रहे हो? तो इसमें कैश सेल आ गई ऑटोमेटिकली। क्रेडिट पर एक अलग से कमीशन दिया जा रहा है, क्रेडिट पर एक अलग से कमीशन दिया जा रहा है। टू, भाई ए के सामने आप समझो रिस्क नजर आ रही है ना, ए को लग रहा है कि यार अगर मैं उसे ये बोल दूं कि भैया तू क्रेडिट पर माल बेच, रिस्क मेरी है, तो जानते हो वो जितना जल्दी होगा ना वो माल बेच देगा, क्योंकि क्रेडिट पर माल जल्दी बिक जाता है। और कल को अगर बैड डेट्स हो गया तो नुकसान किसको उठाना पड़ेगा, ए को। तो ए क्या सोच रहा है, यार मैं इस नुकसान से कैसे बचूं, तो वो एक एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा है। एक्स्ट्रा, मेरे टर्म्स पर जाओ बिल्कुल ध्यान से, अलग कमीशन होता है ये एक।
और ये दिया जाता है जनरली क्रेडिट सेल पर, जब तक कि एग्रीमेंट में कुछ और ना लिख दिया जाए। और इसका पर्पस समझो क्या होता है, सुनना, पहले इसको पढ़ते हैं, देखो। टू इंक्रीज द सेल एंड टू एनकरेज द कंसाइनी टू मेक द क्रेडिट सेल, कंसाइनर प्रोवाइड एन एडिशनल कमीशन नोन एज डेल क्रेडिटर। लेकिन अब सुनो, this additional commission when provided to the consignee gives a protection to the consignor against the bad debts। समझ रहे हो मेरी बात को? ये जो कमीशन है ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि इस कमीशन के बदले में ए अब अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है कि भैया अब मेरा बैड डेट्स नहीं होगा। कमीशन तो दे दिया लेकिन अब मेरा बैड डेट्स नहीं होगा, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी कंसाइनी के ऊपर आ जाती है। देखो अब होता क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, देखो मैंने इसमें आगे क्या लिखा है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स unless there is an agreement between the consignor and consignee to provide it on the credit sale only। अगर एग्रीमेंट बना तो हो सकता है वो बोलेगा कि तुम्हें केवल क्रेडिट सेल पर मिले, लेकिन जनरली ये भी टोटल पर दिया जाता है। अब उसका रीजन समझना, जानते हो क्या होगा, अगर आप केवल ये कमीशन क्रेडिट सेल पर दोगे ना तो पी ज्यादा से ज्यादा कमीशन कमाने के लालच में कैश सेल करेगा ही नहीं। समझते हो आप मेरी बात को? वो बोलेगा यार क्रेडिट पर माल बेचो तो एक्स्ट्रा कमीशन भी तो मिलेगा मुझे। नो डाउट बैड डेट्स की रिस्क है, बट ये उन्हीं लोगों को माल बेचेगा जिसके बारे में उसे पता है कि ये पैसा दे देंगे। तो जानते हो ए क्या करेगा, ए पी को बोलेगा कि भाई देख, ये जो एडिशनल कमीशन है ना ये भी मैं तुझे पूरी सेल पर ही दूंगा, ताकि कल को अगर तू पूरी सेल भी क्रेडिट करे तो भी तेरे को वही कमीशन मिले, और तू आधा कैश और आधा क्रेडिट बोले तो भी तुझे वही कमीशन मिले। जानते हो ए अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, बस और कुछ नहीं है। ऑर्डिनरी कमीशन ग्रॉस सेल पर दिया जाएगा। डेल क्रेडिटर होता क्या है, इसका पर्पस समझ रहे हो? इसका पर्पस है कि कंसाइनर अपने आप को बैड डेट्स की रिस्क से क्या करने के लिए, बचाने के लिए ये कमीशन देता है, और ये कमीशन टोटल सेल्स पर दिया जाता है। और अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि भैया हमने तो एग्रीमेंट ही कर रखा है कि हम केवल और केवल क्रेडिट पर देंगे, तो फिर आप क्रेडिट पर ही कैलकुलेट करोगे, फिर आप उसके अलावा डेल क्रेडिटर कमीशन टोटल पर नहीं निकालोगे। क्या ये दोनों कमीशन समझ आ गए, ऑर्डिनरी और डेल क्रेडिट? हाँ जी सर मैं ये पूछ रही थी कि जो डेल क्रेडिट वाला कमीशन है इसमें मतलब जैसे जो नॉर्मल ऑर्डिनरी कमीशन है वो तो अपन उस बंदे को देंगे, साथ में एक्स्ट्रा और देंगे 5%। हाँ जी। अच्छा ठीक है सर, बस ये पूछ रहा। तीसरा कमीशन ओवर राइडिंग कमीशन, एक और कमीशन भी देते हैं हम कंसाइनी को। ये सब एग्रीमेंट से डिपेंड करता है कि कौन कौन से कमीशन हम उसे दे रहे हैं। अब ओवर राइडिंग क्या होता है, सुनना। देखो क्या होता है, एक नॉर्मल सी बात सोचो, सुनना मेरी बात को। ए ने पी को माल भेजा, क्या आपको लगता है कि ए जब पी को माल देगा तो उसे बताएगा कि भैया इतने में बेचना है, या इसके ऊपर ही छोड़ देगा? सर बताएगा। तो ए ने पी को बोला कि भैया तू 1,20,000 रुपए में बेचना इस माल को, ठीक है। अब पी इस माल को बेचना चालू करेगा। ए जानते हो पी को क्या करेगा, और ज्यादा प्रमोट करेगा। क्या बोलेगा वो पी को, बोल देख भाई सुन, तुझे ये माल 1,20 में तो बेचना ही बेचना है। अगर तू इसे 1,20 से भी ऊपर में बेच देता है, मान ले तूने इसे 1,40 में बेच दिया, भाई 1,20 तो मैंने तुझे बताकर बोला है, उससे कम में तो तू बेच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ओनर मैं हूं गुड्स का। तो तुझे 1,20,000 में तो बेचना ही बेचना है। और अगर तूने उसको कितने में बेच दिया, 1,40 में, तो तू जितने ज्यादा में बेचेगा
उस पर मैं तुझे एक्स्ट्रा और कमीशन दे दूंगा। 1.20 तक तो तुझे दूंगा ही दूंगा, वो तो मुझे देना ही देना है तुझे, वो तो मैंने बताया उतने में तो तुझे बेचना ही पड़ेगा। लेकिन तू और एफर्ट लगा, तू इस माल को और ज्यादा में बेच, और अगर तू हायर प्राइस में बेचेगा तो मैं तुझे इस हायर प्राइस, ये जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस पर मैं तुझे 20% कमीशन और दे दूंगा, या 25% कमीशन और दे दूंगा मैं तुझे। क्योंकि जानते हो अगर ये चीज नहीं जोड़ोगे ना तो वो क्यों एफर्ट लगाएगा, बोले मुझे तो 1.20 में बेचना है, बेच दो, खत्म बात। और आप समझ रहे हो बात को कि आप इसको ये बोल रहे हो कि यार देख तू जितने एफर्ट लगाएगा तुझे उतना बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप जानते हो पी भी अपने इस माल को बेचने के लिए क्या करेगा, और ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा। इस कमीशन को बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। देखो डेफिनेशन पढ़ना, इट इज एन एक्स्ट्रा कमीशन allowed by the consigner to the consignee to promote sales at a higher price than specified। ये थी स्पेसिफाइड प्राइस, ये है उससे हायर प्राइस। तो ये कमीशन दिया जाएगा ताकि जो कंसाइनी है उसको आप प्रमोट कर सको कि भैया स्पेसिफाइड प्राइस के ऊपर जाकर माल बेच। तो तू जितना ऊपर जाकर माल बेचेगा तुझे उस पर मैं एक्स्ट्रा कमीशन पे कर दूंगा, और उस कमीशन को हम बोलेंगे ओवर राइडिंग कमीशन। ये प्योरली डिपेंड ऑन द एग्रीमेंट होगा। जनरल टोटल सेल्स पर भी एग्रीमेंट बन सकता है बट जनरली नहीं बनता। ये पक्का पक्का एग्रीमेंट बनता है आपने जो इनवॉइस प्राइस डिसाइड की है और जो स्पेसिफाइड प्राइस आपने डिसाइड की है उससे ऊपर जितने में माल बिका उसी पर जनरली मिलता है। एग्रीमेंट इस तरह का होता है, लेकिन बट क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट आ सकते हैं। तो अब मेरी बात फिर सुनना, ग्रॉस वैल्यू ऑफ सेल जो आपने की है, जो आपकी एक्चुअल सेल हुई है, उस पर मिलेगा ऑर्डिनरी कमीशन। डेल क्रेडर अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट या तो टोटल पर मिलेगा या क्रेडिट सेल पर मिलेगा फॉर अवेलिंग बेड डेट्स रिस्क बाय द कंसाइनी। कंसाइनी अगर बेड डेट्स की रिस्क उठाएगा तो उसे ये कमीशन मिलेगा। और ओवर राइडिंग कमीशन कि आपने जो प्राइस उसको बताई है अगर वो उस प्राइस के बियॉन्ड जाकर अपने प्रोडक्ट को बेचता है तो उस जो एक्सेस प्राइस है, उस एक्सेस वैल्यू ऑफ सेल है, उस पर जो कमीशन दोगे उसे हम बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। देखिए जैसे छोटे से एग्जांपल से हम बात को समझते हैं। देखो सर ये जो लाइन लिखी है ना, इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स और हाँ जी, सर इस लाइन का मतलब था ना, या तो ये टोटल सेल पर कैलकुलेट होगा अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, और या फिर जो एक्चुअल सेल माइनस स्पेसिफाइड प्राइस। जैसे एक्चुअल सेल की आपने 1.40, उसमें से 1.20 तो आपको स्पेसिफाई की गई थी, तो यानी एक्सेस सेल के 20 ऊपर पे मिलेगा। या फिर 1.20 पे मिलेगा। 1.40 पर टोटल सेल कितनी हुई है, 1.20 या 1.40? 1.40। तो टोटल सेल 1.40 हुई है तो या तो 1.40 पर मिलेगा अच्छा अगर 1.40 एग्रीमेंट 20 कह रहा है में तो, और अगर एग्रीमेंट नहीं कह रहा है तो जितना एक्सेस है केवल उसके ऊपर मिलेगा। क्वेश्चन बताएगा आपको, निश्चिंत रहो कि आपको कमीशन किस किस पर निकालना है। जैसे देखो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। असेट की कॉस्ट थी 1 लाख, स्पेसिफिक सेल प्राइस यानी इतने में बेचना था, 1,30,000 में आपको माल बेचना ही बेचना था। एक्चुअल सेल्स आपने की 1,50,000 में, आपने एक्चुअली में जो माल बेचा वो 1,50,000 में बेचा, ठीक है। ये जो एक्चुअल सेल हुई उसमें 70,000 की तो आपकी कैश सेल है और 80,000 की आपकी क्रेडिट सेल है। ये डेटा लिख लो पहले तो आप। गुड्स की कॉस्ट है 1 लाख,
कंसाइनर ने एक स्पेसिफिक प्राइस बताकर भेजा कि भैया तुझे एटलीस्ट 1.30 में माल को बेचना है, और एक्चुअली में जो माल बेचा गया वो 1.50 पर बेचा गया, जिसमें 70,000 का तो कैश था, 80,000 की आपकी क्रेडिट सेल थी। कमीशन, अब कमीशन के रेस्पेक्ट में क्या डिसाइड हुआ? 5% ऑन टोटल, एक कमीशन तो ये दिया गया, 4% डेल क्रेडर ऑन क्रेडिट, 4% क्रेडिट सेल पर दिया जाएगा, और 15% ऑन सेल्स ओवर स्पेसिफिक। ये लीजिए, 3 कमीशन आप उसको दोगे। 5% का ऑर्डिनरी कमीशन ऑन टोटल पर दोगे, 4% आप उसे डेल क्रेडिट दोगे जो केवल और केवल क्रेडिट सेल पर दिया जाएगा, और 15% दोगे स्पेसिफिक के ऊपर उसने जितने में माल बेचा है उस पर 15% का आप उसे कमीशन दोगे। तो आपको बताना है कि टोटल कमीशन का अमाउंट क्या बनेगा। चलिए पहले तो अपन निकालते हैं नॉर्मल या ऑर्डिनरी। बताइए आप, 7500 टोटल सेल हुई है 1.5 लाख इंटू 5%, 7500 का तो ये कमीशन बन गया। डेल क्रेडर किस पर मिलना है, टोटल पर के क्रेडिट सेल पर? क्रेडिट सेल पे तो क्रेडिट सेल पर मिलना है, तो क्रेडिट सेल कितनी है? 80,000। तो इस 80,000 पर आपको 4% का मिल जाएगा कमीशन, 1,200। 3200। ये हो गया। अब ओवरराइडिंग कमीशन। सर इसमें ये 7500 प्लस नहीं करेंगे 3200? अरे तो भाई क्या बोल रहे हो, टोटल मैं वही कमीशन बोल- निकालूंगा तब ऐड करूंगा ना। अच्छा ये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं अपन। एक्स्ट्रा ही होता है ना डेल क्रेडर, तो यही तो बोला मैंने, क्रेडिट सेल पर अलग से नहीं दिया जा रहा है। सर मेरे को ना इसमें ये कंफ्यूजन हो रहा है ड्रेल के ग्रेडे में कि जैसे एक तो अपन जो टोटल से दे रहे हैं वो तो और कमीशन प्लस। उसका बनता ही था, वो कैसे भी बेचे। ये हाँ कमीशन तो मैं उसे एक्स्ट्रा इसलिए दे रहा हूं कि कल को अगर कोई बेड डेट्स हो गया तो उसकी रिस्क कंसाइन ही उठाएगा। तो डेल क्रेडिट में सिर्फ एक्स्ट्रा वाला आता है कि क्रेडिट वाला, ये और टोटल वाला प्लस नहीं होता, ये ऑर्डिनरी वाला प्लस नहीं होता। ऑर्डिनरी वाला तो अलग से मिलेगा ना उसे। प्लस क्या मतलब समझा नहीं, प्लस तो सारे कमीशन होंगे ना, जितने भी कमीशन उसे मिल रहे हैं। नहीं सर ये जो डेल क्रेडिट है ना इसी में ही ये नॉर्मल वाला और प्लस ये एक्स्ट्रा वाला जो अभी आपने निकाला है ना, ये दोनों आते हैं क्या? एक मिनट मेरी बात सुनो, डेल कमीशन सेल्स पर मिलता है, कमीशन के ऊपर कमीशन थोड़ी मिलता है। कमीशन कैसे जुड़ सकता है इसकी कैलकुलेशन में, ये बताओ मुझे। मेरी बात को फिर सुनो ध्यान से। नॉर्मल कमीशन मिलता है टोटल सेल्स पर, आई बात समझ में? यस सर। सेल्स पर यानी वेदर कैश और वेदर क्रेडिट, क्लियर यहां तक? हाँ सर। डेल क्रेडिट कमीशन मिलेगा क्रेडिट सेल्स के ऊपर। ये 7,500 सेल है क्या आपकी? नो सर। तो फिर ये कैसे जुड़ सकता है? कमीशन किस पर दिए जाते हैं? सेल्स पर दिए जाते हैं हमेशा। तो सेल कितनी है जो आपने क्रेडिट पर की? 80,000। तो 80,000 पर 4% मिल जाएगा उसे। ठीक है। अब आ जाओ ओवरराइडिंग पर। अब मुझे बताओ, आपको स्पेसिफाई किया गया था कि माल कितने में बेचना है? 1.30 में। आपने बेचा कितने में? 50,000। तो कितने हायर वैल्यू पर बेचा? 20,000। उस 20,000 पर कितना मिल जाएगा? 15%। तो यानी 3,000 और मिल गया। यस सर। तो बताओ टोटल कमीशन कितना मिला उसे? 13,27,000। ये आपका आंसर हो गया कि उसका टोटल कमीशन बना 13,700। अब बताओ थोड़ा बहुत आया समझ में? अभी देखो एक दो क्वेश्चन करोगे तो चीजें आएंगी समझ में भी।
आप सिंपली बस ये ध्यान रखो कि कौन सा कमीशन किस वैल्यू पर देना है। कमीशन विल ऑलवेज बी ऑन सेल्स, कमीशन के ऊपर कभी भी कमीशन नहीं हो सकते। लिखाऊं अगला एग्जांपल? यस सर। आओ, कॉस्ट आपको दे रखी है 80,000, स्पेसिफिक प्राइस कॉस्ट प्लस 25%। आपने बोला है कि भैया तुझे हर हालत में कॉस्ट प्लस 25% पर तो माल बेचना ही बेचना है। और एक्चुअल सेल हुई है 1,15,000 में। ये 3 डेटा आपको दे रखे हैं, कॉस्ट दे रखी है, देन स्पेसिफिक प्राइस आपको दे रखी है, और आपको एक्चुअल सेल्स आपको दी हुई है। आइएगा कमीशन पर बात करते हैं। नॉर्मल 5% ऑन सेल्स, ये कमीशन मिलेगा। डेल क्रेडर 3% ऑन टोटल सेल्स, और ओवरराइडिंग 20% ऑन एक्सेस। ये 3 तरह से कमीशन आपको दे रहा है। 5% तो नॉर्मल कमीशन है, डेल क्रेडर है 3% जो टोटल सेल्स पर मिलेगा, और ओवरराइडिंग एक्सेस सेल्स के ऊपर मिलेगा 20% की रेट से। तो आपको ये निकालना है कि भैया टोटल कमीशन क्या बनेगा। पहले आप निकाल कर देखिए 5750 तो टोटल। नॉर सर, एक मिनट। टोटल बताना मुझे। लोकेश का आंसर आ गया 12,200। और बताइए बाकी जने। तनीषा का आंसर आ रहा है 15,000। और बताइए। सर 12,200। 12,200। चलो चेक करते हैं। आप देखो 5% टोटल सेल्स पर नॉर्मल कमीशन, 1,15,000 की टोटल सेल्स, इस पर 5%। 5750 ही आ गया। डेल क्रेडर भी टोटल सेल्स पर मिलेगा, तो 115,000 पर 3%, 345। 3450 ये हो गया। और ओवरराइडिंग कितने ज्यादा में बेचा? आपको बेचना था कॉस्ट प्लस 25%, यानी 1,00,000 में तो बेचना ही बेचना था। 15,000। आपने 15,000 ऊपर बेचा, तो इस 15,000 पर आपको 20% और मिलेगा। 12,200। 12,200। ये लो, ये आपका आंसर आ गया बस। सर यानी अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट जाओ बस। जैसा जैसा वो एग्रीमेंट बोल रहा है उस अकॉर्डिंग आप क्या करते जाओ, कमीशन की कैलकुलेशन करते जाओ।
बोलिए क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। आइएगा, अगली टर्म एक और है अकाउंट सेल। अब जरा इसको समझते हैं। देखो क्या होता है, आप जानते हो जब भी है ना कोई गुड्स बेचा जाता है, सेल जब हो जाती है तो बिल या इनवॉइस तैयार होता है। मान लो आप किसी दुकान पर गए और आपने दुकान पर जाकर कोई भी क्या खरीदा, गुड्स खरीदा, तो क्या वो आपको बिल बनाकर देगा कि नहीं देगा? यस सर। वो आपको बिल बनाकर देगा। तो जैसे ही माल बिकता है तो क्या तैयार की जाती है? इनवॉइस। इनवॉइस। इनवॉइस को ही हम बिल बोलते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो कंसाइनर है, इसने कंसाइनी को माल भेजा, क्या ये सेल होती है क्या? नो सर। नो सेल। अब अगर ये सेल नहीं है तो वो इनवॉइस तो बना ही नहीं सकता। दो चीजें बताऊंगा अब आपको, दो अगला ई और एफ हम दोनों समझेंगे एक साथ इसी डायरेक्ट। तो क्या वो इनवॉइस बना सकता है क्या? No, sir. लेकिन अब उसने इसको कितना माल भेजा, क्या आपको नहीं लगता उसकी डिटेल तो भेजनी पड़ेगी कि भैया मैंने ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी इस रेट का भेजा, ये प्रोडक्ट इतना भेजा। तो जानते हो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, कंसाइनर कंसाइनी को जब माल भेजता है तो वो उसके साथ एक डॉक्यूमेंट भेजता है जिसमें वो सारी डिटेल लिखता है, जिसको बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस। इनवॉइस नहीं बोलते, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इनवॉइस टर्म तभी यूज हो सकती है जब माल एक्चुअल में बिक जाए, इनवॉइस तभी बनती है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि कंसाइनर ने कंसाइनी को जब माल भेजा है तो उसे इसको बताना तो पड़ेगा ना कि भैया मैंने तुझे क्या क्या प्रोडक्ट भेजे। तो जैसे ही कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स डिस्पैच करता है, वो गुड्स के साथ एक इनवॉइस भेजता है, एक डॉक्यूमेंट भेजता है। उसे इनवॉइस की जगह क्या नाम दिया जाता है? परफॉर्मा। परफॉर्मा। सेम एज इनवॉइस ही है ये, बट इनवॉइस नहीं बोल सकते हम। रीजन ये है क्योंकि इनवॉइस टर्म यूज होती है एक्चुअल सेल के लिए, और जब कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है तो ये सेल नहीं है। तो सेल नहीं है तो टर्म इनवॉइस की जगह हम एक नई टर्म यूज कर लेते हैं जिसे हम बोल रहे हैं परफॉर्मा इनवॉइस। अब माल कौन बेचेगा? कंसाइन। अब जो कंसाइनी माल बेच रहा है इसका पता कंसाइनर को थोड़ी होता है, कैसे चलेगा भाई? आप समझो, कंसाइनर तो जयपुर में बैठा है, कंसाइनी दिल्ली में माल बेच रहा है। तो कंसाइनी का जो भी माल उसने बेचा, उस पर जो खर्चे किए, जो कमीशन कमाया, वो सब डिटेल कंसाइनी किसके पास भेजता है? टाइम टू टाइम कंसाइनर के पास। तो अब ध्यान से सुनना, कंसाइनी पीरियडिकली 15 दिन में, 20 दिन में, जैसा भी वो डिसाइड करेंगे, 1 मंथ में, 1 वीक में, कंसाइनी के द्वारा एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। और वो स्टेटमेंट वो किसको भेजता है? कंसाइनर को भेजता है। तो सुनना, जो स्टेटमेंट कंसाइनर कंसाइनी को भेज रहा है उसे तो बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस, और पीरियडिकली कंसाइनी कंसाइनर को जो स्टेटमेंट बनाकर भेजता है उसे बोला जाता है अकाउंट सेल। क्या बोला जाता है? Account sale. अकाउंट सेल। इसमें वो क्या क्या बताता है? भैया मैंने इतना माल बेच दिया, माल को बेचने पर मुझे कुछ खर्चे करने पड़े, मेरा इस माल के बेचने पर इतना कमीशन बन गया, इतना माल अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, मैंने आपको इतना एडवांस पेमेंट दे रखा है और बैलेंस पेमेंट अब मुझे इतना देना है। ये सारी बातें वो अकाउंट सेल में लिखकर भेजता है, ताकि टाइम टू टाइम पर कंसाइनर को ये पता लगता रहे कि भैया कंसाइनी ने जो ट्रांजैक्शन किया वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। वो भी चेक करेगा ना अपनी अकाउंटिंग में कि भैया सेल हो गई इतनी, इतने खर्चे हो गए, इतना कमीशन बना, इतना अनसोल्ड स्टॉक बना। बात समझ आई?
जब कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है तो वो होती है परफॉर्मा इनवॉइस, जस्ट लाइक इनवॉइस ही होती है, बट इनवॉइस टर्म यूज नहीं करते एज पर द ट्रेडिशन ऑफ द बिजनेस। और अब कंसाइनी जो है, जब वो अपनी सारी पीरियोडिक डिटेल्स कंसाइनर को भेजता है कि मैंने इतना माल बेच दिया, इतनी मैंने कमीशन कमा लिया, इतना मैंने प्रॉफिट आपको दे दिया कमा के, ठीक है, मैंने इतना पैसा आपको ऑलरेडी दे रखा है एडवांस में, तो अब मैं आपको बैलेंस और इतना दूंगा। तो ये इंफॉर्मेशन जब भेजी जाती है किसके द्वारा, कंसाइनी के द्वारा कंसाइनर को, तो इसको क्या नाम दिया जाता है, अकाउंट सेल बोला जाता है। ये आपके पास सारी टर्म्स थी। तो आज आपने केवल और केवल एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन सीखी है, बाकी सारा थ्योरेटिकल पॉइंट सीखा है। जल्दी से मुझे बताएंगे, क्या कंसाइनमेंट का मीनिंग क्लियर है, किस तरह का ट्रांजैक्शन होता है कंसाइनमेंट, ये मीनिंग क्लियर है। आउटवर्ड कंसाइनमेंट किसके लिए टर्म यूज होती है और इनवर्ड कंसाइनमेंट किसके लिए यूज होती है। कंसाइनर वो पार्टी है जो माल को भेज रहा है, कंसाइनी वो पार्टी है जिसके पास माल भेजा जा रहा है। कमीशन 3 तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन। और फिर 2 स्टेटमेंट, एक परफॉर्मा इनवॉइस और एक अकाउंट सेल। बताइए यहां तक में अब Yes, कोई sir. भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं मुझसे, या बिल्कुल क्लियर है सारी डेफिनेशन। प्रैक्टिकल पार्ट इसमें अभी तक एक ही आया है, कमीशन की कैलकुलेशन। इस पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आपको वो डिटेल दे देगा और कमीशन का अमाउंट मांग लेगा कि भैया आपको कमीशन निकाल के बताना है। ठीक है, कल हम इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे, अकाउंटिंग एंट्रियां कंसाइनर की बुक्स में, अकाउंटिंग एंट्रीज कंसाइनी की बुक्स में। देन आफ्टर दैट कुछ और 2-3 कैलकुलेशन है लॉसेस वगैरह की, देन आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सर कितने दिन में हो जाएगा चैप्टर? 2 से 3, क्योंकि मैंने नोट सारे बना दिए हैं ना, तो इनको मैं आपको अभी भेज दूंगा, तो फिर तो 2 से 3 दिन में कवर हो जाएगा चैप्टर। और सर कितने मार्क्स का है? मार्क्स तो देखिए अपन कुछ नहीं कह सकते, एक क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, हो सकता है एक भी ना आए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं कह सकते अपन कि हर हालत में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है ना, बट सिलेबस में तो आना चाहिए, क्योंकि जनरली आता है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इस चैप्टर में से, पास्ट एक्सपीरियंस तो यही बोलता है। बट अपन ये नहीं बोल सकते कि 100% अपन श्योर हैं कि एक तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं, हो सकता है एक भी ना आए, है ना। सर अभी तो टाइम है, क्या चीज, अभी तो टाइम है ना, 7:30 तक है ना क्लास। नहीं लेकिन अगला टॉपिक अकाउंटिंग हो नहीं पाएगी ना, ओके तो फिर वो अधूरे बीच में रहूंगा, तो कल मुझे वापस ही स्टार्ट करनी पड़ेगी अकाउंटिंग। तो मैं कल ही करवा दूंगा अकाउंटिंग एंट्रियां वगैरह सब। आप लोग इसको पढ़ लेना, शॉर्ट में आप चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं अभी भेज दूंगा ये नोट्स आपके पास। थैंक यू सर। ठीक है ना, ओके।